पिछली क्लास में हमने अतिरिक्त मांग या एक्सेस डिमांड के बारे में बताया था। एक्सेस डिमांड में जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो पूर्ण रोजगार स्तर पर एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है। आज का जो टॉपिक हमारा है वह है न्यून मांग या डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड की जो परिभाषा मैंने लिखी हुई है, डेफिनेशन, समग्र मांग पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप समग्र पूर्ति से कम हो। It means AD is more than AS at the full employment level. AD is more than AS at full employment level. जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है, ये AS कर्व है जिसमें हमने आय, उत्पादन, रोजगार लिखा हुआ है और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है। अब यहाँ पर एक पूर्ण रोजगार स्तर पर बिंदु E पर, ये पूर्ण रोजगार स्तर बिंदु E पर AD AS को काट रहा है, लेकिन जो हमारी कंडीशन है हमने लिखा है AD इक्वल टू C प्लस आई होता है और जो कंडीशन हमारी है वो न्यून मांग की है, डेफिशिएंट डिमांड की है। जो हमारा डॉटेड कर्व है AD1 इक्वल टू C प्लस आई माइनस डेल्टा आई, इसका मतलब यह कि निवेश में कमी हुई है। तो ये दो जो कर्व हैं, एक AD इक्वल टू C प्लस आई और दूसरा कर्व है AD1 इक्वल टू C प्लस आई माइनस डेल्टा आई। इनके बीच में एक गैप आ गया है, इनके बीच में गैप आ गया जिसको हमने E और E1 दिखाया है। तो E और E1 जो है, इसका जो गैप है E1, इसको कहते हैं अवस्फीतिक अंतराल या डिफ्लेशनरी गैप। ये डिफ्लेशनरी गैप है और डिफ्लेशनरी गैप में AD1 इज स्मॉलर देन AS। तो ये कंडीशन हमारी न्यून मांगी दिखाई दे रही है। अब इसके कारण क्या है, मैंने आपको कारण बता लिखा रखे हैं। सबसे पहला उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि, दूसरा करों में वृद्धि, तीसरा सरकारी व्यय में कमी, चौथा निवेश में कमी, पांचवा आयात में वृद्धि और छठा निर्यात में कमी। अब ये 6 कारण मैंने बताए हैं जो न्यून मांग के कारण है। सबसे पहला है उपभोग प्रवृत्ति में कमी। इसका मतलब यह है कि लोगों में खर्च करने की प्रवृत्ति कम है, लोग अधिक पैसा बचा रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं, यानी निवेश कम कर रहे हैं। इस कारण में मांग में कमी आ जाती है, जिसके कारण न्यून मांग की कंडीशन आती है। दूसरा है करों में वृद्धि। अगर सरकार टैक्स बढ़ा देती है, टैक्स वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा देती है या इनकम टैक्स बढ़ा देती है, प्रत्यक्ष कर बढ़ा देती है, GST बढ़ा देती है, इस कंडीशन में लोगों का जो पैसा होता है वो अधिक मात्रा में खर्च हो जाता है। इसलिए लोग जो कंज्यूमर है वो डिमांड कम करता है। तो इस कंडीशन में भी डेफिशिएंट डिमांड की पोजीशन आ सकती है। तीसरा है सरकारी खर्च में कमी या सरकारी व्यय में कमी। सरकार जो खर्च करती है वो निवेश के रूप में खर्च करती है या पे के रूप में, पेंशन के रूप में, डिफेंस के रूप में। अगर सरकार खर्च कम कर देती है अपना, उस कंडीशन में रोजगार में कमी आती है और मार्केट में तरलता में कमी आती है। उससे भी न्यून मांग की कंडीशन आ सकती है। चौथा जो है निवेश में कमी। निवेश सरकार भी करती है और निवेश जो है वो प्राइवेट क्षेत्र भी करता है। अगर प्राइवेट क्षेत्र में कमी और सरकारी क्षेत्र के निवेश में कमी आती है, तो चौथा जो उपाय है निवेश में कमी, यदि सरकारी निवेश या निजी क्षेत्र का निवेश कम हो जाता है, उस कंडीशन में उत्पादन में कमी आती है, रोजगार में कमी आती है और लोगों के पास पैसे में कमी आती है, इसलिए उनकी डिमांड कम हो जाती है। चौथा है निर्यात में कमी। पांचवा है आयात में वृद्धि। यदि वस्तुओं का आयात ज्यादा होता है, इसका मतलब देश में उत्पादन कम हो रहा है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन कम का मतलब है रोजगार में कमी है। उस कंडीशन में लोगों की जो इनकम लेवल है वो कम हो जाती है, इसलिए वह कम डिमांड करते हैं। उस कंडीशन में न्यून मांग हो सकती है। और लास्ट जो है निर्यात में कमी, यानी कि हम निर्यात कम कर रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा घरेलू अर्थव्यवस्था है उसमें उत्पादन में कमी है और हम ज़्यादा अधिक इंपोर्ट पर आधारित हैं। जब हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज कम होंगी, उस कंडीशन में भी
उत्पादन में कमी आएगी, रोजगार में कमी आएगी और एग्रीगेट डिमांड में भी कमी आ जाएगी। तो ये कारण है मेन रूप से। अब इसके इफेक्ट क्या हैं? इफेक्ट इसमें सबसे पहला इफेक्ट तो उत्पादन में कमी, मैंने बताया था कि जब निवेश में कमी हो रही है, लोग खर्च कम कर रहे हैं, डिमांड कम कर रहे हैं, सरकार खर्च कम कर रही है, उस कंडीशन में जो हमारा उत्पादन होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा, वो कम होगा। डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम होने से दूसरा जो है रोजगार में कमी आ जाएगी। अगर घरेलू उत्पादन कम होगा तो रोजगार कम होंगे, रोजगार कम होगा। सीधा संबंध इसका है कि जब उत्पादन में कमी आती है, इसका मतलब रोजगार में कमी आती है। रोजगार में कमी आती है तो कंज्यूमर के आय में कमी आती है, इनकम में कमी आती है। इनकम में कमी आएगी तो वो डिमांड कम करेगा। और तीसरा जो मेन है वह है कीमतों में गिरावट। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर कि ये हमारा AD इक्वल टू C प्लस आई है और AD1 इक्वल टू C प्लस आई प्लस डेल्टा आई है, माइनस डेल्टा आई है। तो ये जो गैप है इनके बीच में, दोनों कार्यों के बीच में AD फुल एंड AD1, इनके बीच जो गैप है इसको अवस्थितिक अंतराल कहते हैं। अवस्थितिक अंतराल में हमेशा कीमतों में गिरावट आती है, अवस्थितिक अंतराल में कीमतों में गिरावट आती है। तो ये तीन मुख्य जो है इसके प्रभाव है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड डिफरेंस। जैसे मैंने आपको बताया एक्सेस डिमांड कब होती है? सबसे पहला एक्सेस डिमांड में सरकारी खर्च में वृद्धि, जब सरकार ज्यादा खर्च करती है तो उस कंडीशन में मार्केट में तरलता बढ़ जाती है। और डेफिशिएंट डिमांड में सरकारी खर्च में कमी होती है, सरकार खर्च कम करती है, निवेश कम करती है, अपने खर्चों को कम करती है, पेंशन में कटौती करती है। दूसरा जो अंतर है वह है टैक्स में जो कमी करती है। तो एक्सेस डिमांड में टैक्स में सरकार कम करती है तो लोगों को अधिक पैसा बचता है तो लोग अधिक डिमांड करते हैं। और डेफिशिएंट डिमांड में सरकार टैक्सों में वृद्धि करती है तो लोगों के पास पैसा कम रहता है, लोग कम डिमांड करते हैं। और तीसरा मिलता था निवेश में कमी और निवेश में वृद्धि। एक्सेस डिमांड में निवेश में वृद्धि होती है, लोग कम बचत करते हैं, अधिक कंज्यूम करते हैं। और डेफिशिएंट डिमांड में निवेश में कमी आती है, लोग बचत ज्यादा करते हैं। चौथा, जैसे आपने पढ़ा, आयात में कमी, एक्सेस डिमांड के कारण आयात में कमी होती है और डेफिशिएंट डिमांड में आयात में वृद्धि होती है। पांचवा जो है वो है निर्यात। एक्सेस डिमांड में निर्यात में वृद्धि होती है और डेफिशिएंट डिमांड में निर्यात में कमी होती है। ये कुछ अंतर हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एक्सेस डिमांड को और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इसके कुछ उपाय मैंने बता रखे हैं। सबसे पहला उपाय है सरकारी व्यय में परिवर्तन। सरकारी व्यय में कम या ज्यादा करके एक्सेस डिमांड को और डेफिशिएंट डिमांड को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि एक्सेस डिमांड की कंडीशन है, उस कंडीशन में सरकार अपने व्यय को कम कर देगी। सरकार अपने व्यय को कम करेगी तो रोजगार के अवसर कम होंगे और लोगों की आय कम होगी। और जब न्यून मांग हो या डेफिशिएंट डिमांड हो, सरकार अपना खर्च बढ़ा करके अधिक रोजगार उपलब्ध कराएगी, लोगों को अधिक उत्पादन कराएगी, तो उससे रोजगार वृद्धि होगी। दूसरा, साख की उपलब्धता, क्रेडिट को एबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इसके भी कई तरीके। नंबर 1 बैंक रेट है। बैंक रेट आप लोग जानते हो कि जिसमें रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा देता है उसको बैंक रेट कहता है। तो बैंक रेट बढ़ा करके एक्सेस डिमांड को ठीक किया जा सकता है। यदि रिजर्व बैंक बैंक रेट को बढ़ा देता है, उस कंडीशन में इसको रेपो रेट भी कहा जाता है। बैंक रेट को रेपो रेट, थोड़ा सा अंतर है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन के हिसाब से। जब रिजर्व बैंक रेपो रेट को या बैंक दर को
बढ़ा देता है तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। लिक्विडिटी कम होगी तो पैसे की कमी आएगी, पैसे की कमी आएगी तो ये एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड जो है कम हो जाएगी। इसके विपरीत यदि डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड में रेपो रेट को या बैंक रेट को बढ़ाया जाता है। रेपो रेट बढ़ जाता है, बैंक रेट बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में मार्केट में उल्टा है, बैंक दर में कमी कर जाएगी। तो जिससे अधिक जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो अधिक पैसा लोन लेंगे रिजर्व बैंक से और उनके क्रेडिट जो उनकी कैपेसिटी होगी बढ़ जाएगी। तो जो बैंक दर है या रेपो रेट है, रेपो रेट एक्सेस डिमांड में रेपो रेट को बढ़ाया जाता है या बैंक दर को बढ़ाया जाता है, और डेफिशिएंट डिमांड में रेपो रेट को बैंक रेट को कम किया जाता है। दूसरा, ओपन मार्केट एक्टिविटीज, खुले बाजार की क्रियाएं। ओपन मार्केट एक्टिविटीज में मार्केट की लिक्विडिटी को कम करना, ज्यादा करना है, यही ओपन मार्केट एक्टिविटी है। तो सरकार सेविंग पत्र बेचती है या बॉन्ड बेचती है या साख बेचती है, तो सरकार जो है वो जब साख को बेचती है या बचत पत्र को बेचती है तो लोग खरीदते हैं, तो लोगों को जो पैसा होता है वह गवर्नमेंट के पास जाता है, बैंक के पास जाता है, उसे लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है, तो उनकी जो डिमांड है कम हो जाती है। और इसके विपरीत यदि डेफिशिएंट डिमांड है तो सरकार उनको पूरा दोबारा खरीदना शुरू कर देगी। वो जो उसने बेचे हैं, साख पत्र जो बेचे हैं या सेविंग सर्टिफिकेट जो बेचे हैं, उनको खरीदना शुरू कर देगी, तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, लोग अधिक मांग करना शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं ओपन मार्केट एक्टिविटीज। तीसरा जो है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो ये रिजर्व बैंक तय करता है। कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि करने पर क्रेडिट में कमी आ जाती है बैंकों की। आपने पढ़ा है CRR क्या होता है, SLR क्या होता है। CRR और SLR दोनों, CRR और SLR वो फिक्स किया जाता है ये कि जो भी कॉमर्शियल बैंक है अपनी मांग जमाओं का कुछ परसेंट जो रिजर्व बैंक द्वारा तय किया गया है वह रिजर्व बैंक के पास जमा। CRR में वृद्धि करके एक्सेस डिमांड को नियंत्रित किया जा सकता है, और इसके विपरीत न्यून मांग को नियंत्रित करने के लिए CRR में कमी की जाती है। जब CRR में कमी होगी तो कॉमर्शियल बैंक का जो डिमांड डिपॉजिट है उसका कम हिस्सा वह रिजर्व बैंक के पास जाएगा, जिससे कॉमर्शियल बैंक की क्रेडिट की कैपेसिटी ज्यादा होगी, लोगों को ज्यादा उधार मिलेगा, इसलिए ज्यादा मांग करेंगे। SLR जो तीसरा चौथा उपाय है, SLR स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात इज अ पार्ट ऑफ द डिमांड डिपॉजिट विच बैंक कीप्स विद हिम, जो बैंक अपने पास रखता है, जो रिजर्व बैंक द्वारा तय किया जाता है उसको SLR कहा जाता है। वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। वह कैश के रूप में किया जा सकता है, पैसे के रूप में किया जा सकता है, बॉन्ड के रूप में किया जा सकता है, किसी रूप में। तो अगर डेफिशिएंट एक्सेस डिमांड की कंडीशन है तो SLR में वृद्धि की जाएगी, जिससे बैंक को डिमांड अधिक हिस्सा अपने पास रखना पड़ेगा रिजर्व के रूप में। अगर डेफिशिएंट डिमांड कंडीशन है उस कंडीशन विपरीत आएगा, SLR में कमी आ जाएगी। पांचवा है सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन। मार्जिनल रिक्वायरमेंट बताया था। मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड द लोन गिवन बाय द बैंक। बैंक के द्वारा दिया गया ऋण और उसकी वास्तविक प्रॉपर्टी की या उसकी वस्तु की एक्चुअल मार्केट वैल्यू कितनी है, उसके बीच के गैप को वो कहते हैं सीमांत आवश्यकता। तो सीमांत आवश्यकता में वृद्धि करके एक्सेस डिमांड को कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। अतिरिक्त मांग AD = C + G + I। अब इसको नियंत्रित करना है तो AD1 हमने लिखा हुआ है
AD1 इक्वल टू C प्लस G प्लस I माइनस डेल्टा I, ये नियंत्रित है इस प्रकार से। और यहाँ पर न्यून मांग में AD इक्वल टू C प्लस G प्लस I, अगर अतिरिक्त निवेश करते हैं इस कंडीशन में, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर AD1 इक्वल टू C प्लस G प्लस डेल्टा I, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त निवेश हो रहा है। जब अतिरिक्त निवेश होता है, अतिरिक्त उत्पादन होता है, अतिरिक्त रोजगार पैदा होते हैं, अतिरिक्त आय पैदा होती है और अतिरिक्त मांग उत्पन्न होती है। इसके विपरीत यदि एक्सेस डिमांड है, निवेश में कम कर दिया जाए, तो गवर्नमेंट अपना निवेश भी कम करती है, कंज्यूमर्स भी अपना जो प्रोड्यूसर है अपना निवेश कम कर देता है। तो उस कंडीशन में जब निवेश में कमी आएगी तो उत्पादन में कमी आएगी, रोजगार में कमी आएगी, आय में कमी आएगी, और इसके फलस्वरूप जो एसेट डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा चैप्टर है एसेट डिमांड का, डेफिशिएंट डिमांड का। एसेट डिमांड क्या है, डेफिशिएंट डिमांड क्या है। एसेट डिमांड में इन्फ्लेशन पैदा होता है, मुद्रास्फीति पैदा होती है, और डेफिशिएंट डिमांड में डिफ्लेशन पैदा होता है, अवस्थित तो इसमें कीमतें बढ़ती है, इसमें कीमतें कम होती हैं। इस प्रकार से अतिरेक मांग और न्यून मांग को के कारण क्या है, उसके कैसे ठीक किया जाता है, वो आप लोग इसमें नोट्स बनाइए और हमको भेजिएगा। थैंक यू।